सर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है? लाइक एवरीवन हैज अ डिफरेंट हैबिट। जैसे आपने एक चीज बताई मुझे कि जब लोग डिफेंस सेक्टर में आते हैं, पर्टिकुलर जो इंटरव्यू होता है, जो सारी चीजें होती है, वो ऑलरेडी सब में होती है, एनग्रेव्ड होती है, राइट? अब ऐसे केस में मुझे सर कैसे पता लगेगा कि मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या एपिटाइट है कितना एक्चुअल वाला? तो पहला चीज तो यही है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ही लोगों को ऑफिसर और लीडर में डिफरेंशिएट करती है। देयर मस्ट बी थाउजेंड ऑफ ऑफिसर्स बट देयर विल बी ओनली 100 लीडर्स। सो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से वो पता लगता है। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, ये प्रोसेस आपको कभी पता नहीं लगेगा, आपके सीनियर्स या आपके काउंटर पार्ट्स आपको बता सकते हैं। तो और जब आप उनके साथ खड़े होते हो और उनको देखते हो, तब वो कंपैरिजन जब होता है तो वहीं से पता लगता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई पैरामीटर नहीं है, इट्स ओनली अ कंपैरिजन इन माय नॉलेज के 4 लोग हैं, उसमें से कौन कितना रिस्क ले सकता है। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमको इंटरव्यूज में कराई भी जाती है, ट्रेनिंग के दौरान भी कराई जाती है कि ये बंदा कितना रिस्क ले सकता है, इसके माइंड में कितना डर है, कितना फियरफुल है। लेकिन इन वंस यू आर सेलेक्टेड एज एन ऑफिसर, it will differentiate you between a leader and the officer, and the you will not come to know, but the whole world come to know, will tell you how risk taking capacity you have, how much. That is how it is. Absolutely, sir. That's a great way to actually understand really better. 4-5 हम कहते ही है, आप कंपेयर कर सकते हो लोगों से और आप जान सकते हो कि बेसिकली आप हो कौन एक्चुअली, प्लस और माइनसेस इन बोथ द सेंसेस. ओके, दैट्स ग्रेट. सर, एज अ नेशन वी रियली फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इजंट इट सर? और रही बात डिसीजन मेकिंग की भी हो गई, वी रियली लुक एट लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम. बट हैविंग सेड दैट सर, जितनी भी सारी हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, डू यू रियली थिंक सर सारी एग्जीक्यूट हो पाती है उसी तरीके से जितना हम प्लान कर रहे हैं सर? You are talking about defense. Yes, defense. So defense actually depends upon the where the country stands as on date. If we not taking discussion too far, I would say I will talk about India. So India is a growing economy, and we know that as per our white paper, by 2047 we supposed to be self-sufficient and probably a superpower in this world. वैसे अगर मेरा thought process लेंगे तो इंडिया आज भी superpower है except few things. But जब वो सुपर पावर बनने की बात करते हैं, तो जब हम कोई भी कंट्री इतना ग्रो कर रहा होता है तो इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग ऑल्सो. डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में 3 तरह की प्लानिंग होती है: शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग आर रिक्वायर्ड, वो एग्जीक्यूट होती है नहीं होती वो डिफरेंट है, बट उस पर भी मैं आऊंगा. सपोज हमने डिसाइड किया हम रशिया से Su-57 खरीदेंगे. अभी अगर आपको Su-57 लेना है, ये प्लानिंग का हिस्सा है. तो अब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों है? क्योंकि कभी अभी तो मीडिएशंस होंगे, फिर कॉस्ट डिसाइड होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, फिर सप्लाई का टाइमलाइन बनेगा, सप्लाई मैट्रिक्स बनेगी, फिर वो कैसे यहाँ पे आएंगे. लेकिन कल को Su-30 आ गए, लेकिन मेरे पास उसको रखने के लिए हैंगर्स नहीं है. करेक्ट. तो फिर मैं Su-30 को कैसे एक्सेप्ट करूंगा? तो यानी कि ये प्लानिंग प्रोसेस है, जहां से मैं सोचना शुरू करता हूं किसी भी चीज के बारे में डिफेंस में, उसकी ऑलराउंड प्लानिंग शुरू होती है. क्योंकि किसी भी नए इक्विपमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. तो इंफ्रा एक दिन में क्रिएट नहीं होता, एक महीने में क्रिएट नहीं होता, सालों लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए. स्क्वाड्रन कहाँ रहेगी, उसका टारमेक कहाँ होगा, स्क्वाड्रन के ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा, पायलट्स कहाँ रहेंगे, रेडीनेस रूम कहाँ रहेगा, तो ऑल दोस थिंग्स. तो इसलिए ये, क्योंकि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वी आर नॉट ए पुअर कंट्री एज एनी मोर. तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है प्रोसेस. उसके बाद ये तो हो गया बड़े वेपन्स के लिए. कैसे होती है? जैसे मेरे MiG-21 फेज आउट हो रहे हैं, तो मुझे इसके बदले में कब फेज आउट होंगे? 10 साल के बाद होंगे. तो जब 10 साल के बाद फेज आउट होंगे तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? तो उसकी प्लानिंग मुझे आज से करनी पड़ेगी. तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो जनरली हर 100% अचीव नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल सरकारें बदल जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी डिसीजन चेंज हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इवोल्यूटिंग एवरी डे, रोज चेंज होती है. तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्लानिंग होती है. बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता. मिड टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, 2 चीजें हैं. शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो है कि
ईयर और 1.5 ईयर तक हमें क्या चाहिए, गोला बारूद चाहिए। सपोज पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होने वाली है या आज टेंशन चल रहा है, हमें हमें लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, तो उसके लिए हमें कितनी वेपनरी चाहिए क्योंकि आप जो इक्विपमेंट के वेपन्स बनाते हो ना, उनकी एक लाइफ होती है, वो डेड इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप लाइफ उसकी एक्सपायर हो जाती है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में वेपन बनाते हो, और जब भी आपको उसकी जरूरत होती है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिनेरियो, उस हिसाब से उसकी सप्लाई चेन बढ़ा दी जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। मिड टर्म प्लानिंग छोटे इक्विपमेंट के लिए होती है कि आर्मी को रिफॉर्म करना है, सपोज उनके लिए जो इंसास या 303 वेपन्स आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, बट उनको नए वेपन्स दिलाने हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रिक्योरमेंट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, लो कॉस्ट होता है। तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिफेंस में होती है, एज समबडी इज इन्वेस्टिंग इन मार्केट। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज किसी ने कही थी, पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। मतलब कोई नाकामयाब होने की प्लानिंग नहीं करता, इनफैक्ट लोग प्लान करने में ही नाकामयाब हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई वर्ड। एंड सिमिलरली सर, एट इक्विंटिस व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी क्रिएट a comprehensive financial plan for people out there, for our clients हो गए, for the people out there. So what we try to do is we try to create it holistically in a manner कि कल उठ के कोई भी लाइफ के इंसिडेंट्स हो, for example maybe change of city, adding new member to your family, वो सारा चीज हो गया, मे बी मूविंग अब्रॉड और मे बी सम अदर कंट्री, ये जो भी सारी चीजें लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, वी ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक श्योर दैट योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज इंटैक्ट. So we also try to follow all these similar things, so that that planning that we've created is at least in line with your life. So that is what we try to cover, sir. That's very good. Thank you, sir. So one thing very good that I've been seeing, sir, at least with respect to our country, is that our defense budget is rising over and above. ठीक है, so earlier were the days जहाँ पे अपना 1.7% of the GDP was the defense budget. Now we've reached to $4 trillion economy. Our budget defense is close to 2.2% of the GDP, which has like risen to an enormous level. So we have been seeing that from fighter jets हो गया या AI हो गया, इनफैक्ट वी आर इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे सिर्फ अभी गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं कर रहा है या गवर्नमेंट अकेला नहीं बना रहा है. आई थिंक देयर आर अ फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिफेंस. सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दीज थिंग्स सर, अराउंड की क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस बजट? So there are two aspects to it. First thing is why the rising of the budget is required and what is the defense services doing with the budget. The first part, I have heard lot many people in my life when they say that defense services do too much of expenditure and it is a non-productive organization. I want to tell if somebody comes and discuss with me, I will explain on the piece of the paper. The most productive organization in the world, in any country, that to a growing country like India, is defense services. And you can't do any business if you don't have potent defense services. So that is the first part. Second part, what India is doing with the defense budget. See, the world geopolitical things are changing every day. India is growing at a very faster pace. Everybody knows that China is supposed to be down after some time because it cannot continue like this. There is a bubble which will burst someday. And it means that India is going to be soon the third largest economy also. So when you grow, आप खुद इस मान के चलेंगे कि आपके पड़ोस में 4 लोग रहते हैं और आप उनसे ज्यादा बेहतर बन गए तो वैसे ही जलन से ही मर जाते हैं. So this is how it is happening in the world order. So everybody is jealous about what Trump is doing, what other people are doing, that India should not grow. Because India once grows like this, India has the largest human resource, workable resource. India is the largest consumer base. Every 6th Indian in this planet is the Indian. Every 6th person on this planet is the Indian. So ये सबको दिख रहा है, इसलिए हमारा जो डिफेंस है वो बहुत पोटेंट होना चाहिए. दूसरा, हम डिफेंस प्रोडक्शन में उतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. तो जब आप टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो आपको बहुत महंगी मिलती है, और जब आपको पता है कि मैं किसी अमीर आदमी को जमीन बेचूंगा तो वो अमीर आदमी को थोड़ा ज्यादा महंगा ही बेचेगा ना, गरीब को तो नेगोशिएट करके भी बेच देगा. तो इट इज लाइक सबको पता है कि इंडिया के पास पैसा है, तो हमें जो वेपन्स मिलेंगे
या मिल रहे हैं वो बहुत हाई कॉस्ट पे मिलते हैं, पर हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस डिपार्टमेंट में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, तब तक हम सुपर पावर भी नहीं बन सकते इन एक्चुअल मीन्स। तो तब तक हमें ये डिफेंस बजट कंटिन्यूस बढ़ाना पड़ेगा, नॉट ओनली दिस, वर्ल्ड ओवर, because the situation is so volatile now. All Europe countries, who was the force, including Poland, Britain, France, Germany, everybody has raised their defense budget. China, we all know about. Pakistan, we all know about it. Turkey, we all know about it. So to safeguard your borders, like you asked first question, what is independence? To remain independent and to let the people enjoy of your country, do business, live free life. These things are very important, and this political government is very tough on this aspect, and probably Operation Sindoor has also taught them a good lesson, and the way we fought and the way we won, the things are on the right path, and I think India will grow in this aspect also too much, and we are going to be quite strong, and in this volatile world we have to be. Absolutely, absolutely, sir. In terms of really well as compared to the previous years, जो भी past में, I mean, of course, we try to compare every time. It is doing, I mean, it's flourishing. I would say that. In this case, also, sir, geopolitical stand जो लोग देखते हैं, that they see how India, I mean, where India stands basically. We've been seeing ties of US with other countries. We getting threatened. हमारे पे पहले 25% there was tariff. Then it got additional tariff of 25%. So in that case, sir, what is your standpoint? I mean, economically or strategically, ये इंडिया के लिए क्या mean करता है, sir, according to you? That US has put the tariff, 50% tariff. Yes, 50% tariff to us. Just tell me one thing, a lot of messages I am getting on my screen that please put off your comments. Probably they are not able to see my face. What should I do for this? You can, sir, थोड़ा phone आपका tilt कर सकते हो तो, sir, that would be great. Okay. Yes, because Instagram से वो बीच का ही खाली वो ले पाएगा. Yes. We can see you absolutely fine, sir. Okay. So now this US, what US is doing, it is not US versus India. It is Trump versus rest of the world. So if we think any decision is made by US, no, it is made by Trump. Trump is the president of the most powerful country in this world. I should talk to him or about him as a respect. But Mr. Trump has a very big problem. Everybody knows in this world is an identity crisis. He wants to be in limelight always, and he wants to probably win a Nobel Prize, and he wants to show to the world after George Washington, he is the most effective president which brought peace to the world. Probably he is failing in that aspect because his countrymen, his own party man is not with him. That is the first part. Second part, as I told you in my previous statement, India is rising so well, everybody is afraid. How to put something, कुछ तो इंडिया को रोको, कैसे रोको, ये क्वेश्चन है. वरना आप देखिए कि हमारा और चाइना का अगर कंपैरिजन करें, चाइना को तो 90 दिन की मोहलत दे दी, हमको तो नहीं दी. तो ये जो है, ये गिमिक ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता. उसका कारण ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस. Now, if India has the largest consumer base, if America wants to produce themselves, then they cannot consume that much. That is the first part. Second part, if you increase the 50% tariff, there will be short-term effect on India. Short-term definitely, but that tariff thing will be passed on to the consumers only. To whom? Which consumers? American consumers. Even after the 50% tariff, Americans do not have choice but to buy for Indian or Chinese items because America cannot produce at that cost. That is what the America is trying to do. Make America great. America is already great here. Why are you trying to grade yourself? And but it is always the action which speak, not the words. But I don't think, or its industries, it is a short-term gain, and America will come to the knees.
in some time, because the way we are behaving, we should behave, continue to behave. He is jealous of BRICS. He doesn't even know that Spain is not part of the BRICS. So if tomorrow these all BRICS countries launch a new currency and start avoiding dollar, what will happen? You will know these five the biggest economies, one of the bigger economies and growing economies, including Russia, Brazil, South Africa, India, China. So Yes. different. We had opened up a door with Britain. So all these are diplomacies. Nobody. India is not a small puppy like somebody will come and take him. No, India is growing. India is very, very strong economically, and more so now at political level, the will exists. So that is also most important. They are not fearful about what will happen to us in future. They are thinking about the country. So I am very sure this will not have any negative impact, except the short one, but not the long term. शॉर्ट टर्म में आई थिंक या देयर कैन बी सम और द अदर. शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है. एज सुन एज यू पास टाइम लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म हम देखते तो वॉलेटिलिटी एकदम ही कम हो जाती है. सो दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सर हाउ इंडिया स्टैंड पॉइंट इज एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एक सर लेटेस्ट न्यूज हमने सुनी है, आसपास में चल रही है अबाउट द स्पाइस जेट इंसिडेंट, राइट? अबाउट द लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के ऊपर जो हुआ था विद द स्पाइस जेट थिंग दैट हैड हैपेंड. इफ यू कैन सर थ्रो सम लाइट अबाउट इट के एक्चुअल सिविलियंस जो है, how are they actually behaving, and how is the other part, like the SpiceJet as a company they are behaving, and the Indian Armed Forces. So how are they actually behaving, और क्या incident होना चाहिए? I mean incident in the sense क्या behave करना चाहिए लोगों ने, how they are behaving right now. If you can throw some light on that. See, brother, I have not actually gone into the incident, what is right, what is wrong. But I am sure for one part that Lieutenant Colonel would not have initiated any fight himself till the time something wrong has been done to him. This is, I have full faith in this system. Second thing is, यार थोड़ा तो रहम करो. जो कश्मीर में फ्लड आई तो भी आर्मी वाले बचा रहे थे, तुम उन पे भी पत्थर कर रहे थे. कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं भूस्खलन हो जाता है, कहीं सड़क टूट जाती है, कहीं कुछ भी होता है, आर्मी हर जगह डिप्लॉय करती है. आर्मी एक्सटर्नल लड़ाई भी लड़ेगी, वो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगी, आर्मी श्रीनगर में टेररिस्ट के साथ भी लड़ेगी, फिर तुम्हारे घर को बचाने भी आएगी. तो भाई थोड़ा तो रहम करो यार, थोड़ा तो रेस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं. मैं ये नहीं कहता कि देश की सेवा सिर्फ वही कर रहा है, देश की सेवा सारे लोग करते हैं. सड़क पे झाड़ू लगाने वाला भी देश की सेवा ही कर रहा है, बट जान का सौदा कोई नहीं करता. जिस दिन आर्मी ऑफिसर सेलेक्ट होता है, आर्मी मैन सेलेक्ट होता है, वो अपने डेथ वारंट पे उसी दिन साइन कर देता है कि मुझे जब जहां जल थल वायु से जहां भेजा जाएगा, मैं वहां जाऊंगा बिना अपनी जान की और फैमिली की परवाह किए हुए. तो थोड़ा बहुत तो वो डिजर्व करते हैं, थोड़ा तो दोनों से ज्यादा करते हैं. कोई पुलिस वाला हो या मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, कोई भी हो, कोई अपनी जान का सौदा राइटिंग में हस्ताक्षर करके नहीं करता. तो जब वो देश के लिए खड़ा है, बचाने के लिए खड़ा, अपनी जान देने के लिए खड़ा है, अपनी भारत माँ के लिए खड़ा है, तो उसको थोड़ा तो रेस्पेक्ट करो यार. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भी उसके आसपास मैं ट्रेवल करता हूं बाय एयर, तो एयरलाइंस डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स को, डिफेंस पीपल को पहले बुलाते हैं कि आइए आप पहले बोर्ड कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं. मैंने वही तो बोला भाई कि इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां गई. इंडिपेंडेंस इतनी सस्ती नहीं है, इनकी इज्जत करना सीखो. आज अगर अपने डिफेंस ऑफिसर की इज्जत नहीं कर सकते तो ना अपने पुराने शहीदों की कर सकते. कितनी माओं का बड़ी वो गोद सूनी हुई, कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ा, कितने सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई. आज आपको लाइफ को जी के देखना चाहिए ना, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले. अरे वो कुछ डिमांड थोड़ी कर रहा है यार, वो तुम्हें कुछ दे रहा है. कोई मैंडेटरी ट्रेनिंग नहीं है. बाकी बहुत सारे इजराइल, ऑस्ट्रेलिया में सब में है. वहां देखिए आप, सम्मान देखिए आप देखिए किसी भी वर्ल्ड के कंट्री में. मैंने 8-10 यूरोपियन कंट्रीज घूमा है, वहां आर्मी मैन की क्या रेस्पेक्ट है बाहर, कितनी तरीके से उनसे बात की जाती है. और हमारे देश में तो रोज मैं इंसिडेंट देखता हूँ कि वहां बस स्टैंड पे उसका झगड़ा हो,
अब कंडक्टर ने उस बात पे झगड़ा कर लिया है, यार उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा प्यार दे दोगे ना, वो अपनी जान दे देते हैं, वो भारत माँ के प्यार पे ही इतने पागल है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। Absolutely, absolutely. And I think, as on the recent incident जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, everyone has gotten to know one thing that is for sure is that whatever the government has invested into our army or defense, जहां कहीं पे भी डाला है, that is worthwhile. अभी तक सर सारे लोग बोलते थे कि यार डिफेंस में बहुत पैसा जा रहा है, एज यू राइटली सेड सर, स्टार्टिंग में लोगों की मेंटालिटी थी कि यार खर्चा हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंसिव एक्सेट्रा, बट विद द चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स की जो हमने देखी हो, ब्रह्मोस के बारे में लोगों ने बात किया, हमारा राफेल जो डिप्लॉय हुआ है, ये सारी चीज जो हमने देखी है सर, उससे एग्जैक्टली प्रूफ होता है दैट इट इज द ट्रू इन्वेस्टमेंट दैट वी रियली सीन इट ऑन द ग्राउंड नाउ. ठीक है, दैट इज आउट देयर एंड वी रिस्पेक्ट दैट. Not only the equipment, I must tell you that it is always the man behind machine. The Russia also utilizing S-400. The BrahMos is also utilized with some other country. It is always the man behind the machine. How he utilizes that equipment, that is also most important. Yes, exactly sir. So I think वो लेवल की जो सारी चीजें इन्वेस्ट हुई है देश में, that is been always the great part sir. So thank you very much sir, वो उसको भी अच्छे से elaborate करके हमें बताने के लिए. And as we are really talking about defense हो गया, the volatility that we are seeing every now and then, चाहे वो इलेक्शन को लेकर के हो, ट्रेड जो वॉर्स चल रहे हैं, साइबर वॉर जो चल रहे हैं, पीपल इन देयर इंडिविजुअल लाइव्स आर वेरी वेरी जो डरे हुए हैं, मतलब बहुत सारे, दे आर वेरी फियरफुल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो मार्केट को लेके हो, चाहे कि खुद की फिजिकल लाइफ को लेकर के हो, मेंटली चैलेंजेस देख लो सर. सो व्हाट इज द वन काइंड ऑफ रेडीनेस दैट यू वुड सजेस्ट के दैट इंडिविजुअल शुड एम फॉर, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो और फाइनेंशियली भी हो सर? देखो, वर्ल्ड इज वेरी वोलेटाइल. मतलब मुझे ये कहने में कोई फियर नहीं है कि ईयर एंड तक वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस आप बन रही है, जैसे आपने बताया कि ट्रम्प एक टैरिफ वॉर शुरू हो गया है, प्लस उधर ईरान और इजराइल पहले से है, रशिया यूक्रेन चल नहीं रहा, अमेरिका ने यूक्रेन को वेपन देने की बात कर ली है, कल को यूरो कंट्रीज तो ऑलरेडी दे ही रहे थे, यूरोप के नेटो कंट्रीज. तो अगर रशिया किसी और यूरोप कंट्रीज को अटैक करता है, इधर पाकिस्तान को चाइना थोड़ा सा बरगला देता है और पाकिस्तान फिर से कोई ऐसा इंसिडेंट करता है, फिर इंडिया को उसका जवाब देना पड़ेगा, उधर चाइना एक अपॉर्चुनिटी देखेगा, ताइवान में घुस जाएगा. तो ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, ये बहुत वोलेटाइल है, और ये किस दिन क्या मोड़ लेगा ये पता नहीं. तो इसलिए मैं बोला, ये इसके लिए तैयार रहने के लिए मेरे हिसाब से तो हर इंसान को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर आज मैं यूक्रेन का नागरिक होता तो मेरे साथ क्या हो रहा होता और मुझे किस तरह से रेडी रहना चाहिए. तो फिजिकल और मेंटल टफनेस तो आएगी वैसा सोचने से. दूसरा, जो एक और मेंटल टफनेस की मैं बात बताता हूँ. देखो, वॉर होता है, लॉसेज होते हैं, तो डिफेंस लॉसेज होते हैं, उनको कोई काउंट नहीं करता, बिकॉज वी आर ट्रेन टू डाई फॉर द कंट्री. बट आपने भी देखा, हर वॉर में जब भी होता है तो सिविलियंस की बात ज्यादा हाईलाइट होती है. ऐसे आपने भी देखा कि कश्मीर में इतने सारे फौजी मरते हैं, रोज 2-4 की न्यूज आ जाती है, लेकिन पुलवामा में लोग मरे तो वो कितना बड़ी हाईलाइट थी. तो ओब्वियसली, क्योंकि डिफेंस वालों को ट्रेन किया जाता है. अच्छा, डिफेंस वाले खुद ही ट्रेन नहीं होते, डिफेंस वाले अपनी फैमिलीज को भी ट्रेन करते हैं. कैसे ट्रेन करते हैं मैं आपको बताता हूँ. हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और वही सबसे बड़ा सत्य है कि हर आदमी एक दिन मरेगा, लेकिन हम अपने घर में जब भी मरने की बात करेंगे तो सब बोलेंगे आप चुप रहिए. सारे लोग एक आवाज में बोलेंगे, ऐसी बात नहीं करते. करेक्ट. लेकिन वो सबसे बड़ा सच है. होता क्या है, जब इंसान मर जाता है ना, उसके आगे, उसके पीछे जो उसकी फैमिली रह जाती है, उसको 70% बातें पता ही नहीं होती. किसने कितना पैसा उधार ले रखा था, कितना दे रखा था, कहाँ इन्वेस्ट कर रखा था. आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होते, और फिर इसीलिए लाखों करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा सड़ रहा है, जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है. कोर्ट में लगाते लगाते चप्पलें घिस जाती है, चक्कर लगाते लगाते. तो हम अपनी फैमिली को रेडी नहीं कर सकते. मैं बताता हूं, मैंने अपनी फैमिली को रेडी किया. मैंने उनको 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार इस बात के लिए रेडी किया कि आप ये समझ लो कल मैं नहीं हूं. क्योंकि मेरे सामने भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए जहां मैं बहुत मर सकता था, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. तो मैंने उनको मेंटली रेडी किया, सारा कुछ डायरी में लिख के दिया. मैंने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, इतना तुम्हें पैसा मिलेगा, ये है. तो ये जो टफनेस और है, ये
फैमिली को देनी चाहिए और उनको रेडी करना चाहिए। ये आप उनके भले के लिए कर रहे हो। इस सच को मानिए और उनको बताइए। पहला चीज तो ये है, अगर वो पहले से रेडी है ना, उन्हें कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, जो वोलेटाइल वर्ल्ड है आज की डेट में, जो इन्वेस्टमेंट है, आप भी यही काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कभी भी एक सेक्टर में नहीं होना चाहिए। जब वोलेटाइल होता है तो गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, मिड टर्म गेन के लिए एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर मैं डूब गया तो मेरी फैमिली नहीं डूबनी चाहिए। आपको फैमिली का टेक केयर सबसे पहले करना चाहिए। अरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हजारों चीजें हैं, लैंड है, शेयर मार्केट के अलावा गोल्ड है और बहुत सारी चीजें हैं, और फ्लैट्स में कर सकते हैं, रेंटल इनकम ले सकते हैं। तो आपको अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से, जो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट सिंस आई ऑल्सो डू सम बिजनेस एंड इन्वेस्ट हियर एंड देयर, तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा सा डाइवर्स रखना चाहिए और लो रिस्क रखना चाहिए इस समय पे। तो ये एक तो ये आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली पैसे ज्यादा नहीं कमा के देगा, लेकिन थोड़ा सा आप सेफ रहेंगे और मेंटली आप थोड़ा सा सिक्योर रहेंगे। तो आज के वोलेटाइल वर्ल्ड में, मैंने पहले ही बोला, अपने आप को इजराइल या यूक्रेन की उनकी मतलब जनता के रूप में देखिए कि जब वहां सायरन बजते हैं तो क्या होता है और किस मेंटल प्रेशर से लोग जीते हैं और कैसे वो मेट्रो स्टेशन में और नीचे भागते रहते हैं 24 घंटे, उन्हें नींद नहीं आती, फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो वो मेंटल टफनेस चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया को कई वॉर लड़ने पड़ेंगे। इंडिया ने पास में भी बहुत लड़े हैं और मैं बता रहा हूँ कि इंडिया जब ग्रेट नेशन बनेगा तो इंडिया को भी इकोनॉमिकल, साइबर, एक्चुअल मिलिट्रीली बहुत वॉर लड़ने हैं, तब जाके इंडिया अपने दुश्मनों को परास्त कर पाएगा। तो हमारी देश की जनता को ये सोच के रखना चाहिए दिमाग में। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड इनफैक्ट मैंने देखा भी है सर, यूक्रेनियंस के हाथों में, आई मीन देयर हैव बीन लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर, जो काफी जो नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स है वो लोग के हाथ में गन्स है, पिस्टल्स दी गई है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, बहुत सारी एकेडमीज खोली गई है कि हाउ मतलब सेल्फ डिफेंस कैसे करे अगर कोई बम वम फूट रहा है, या जो भी सारी चीजें एक्टिविटीज आसपास में हो रही है, डिजास्टर्स एक्टिविटीज। तो आपको कैसे बचना है और आपको कैसे बेसिकली फाइट बैक करना है, ये सारी चीजें देखिए। आई थिंक दैट रेडीनेस शुड बी इनसाइड अस कि ये सारी चीज पता होने पे क्या एक्ट करना है। जब प्रॉब्लम आती है ना, जब प्रॉब्लम आती है ना, तब टीम बनती है। तो ये हमारा जो सोचना, जो जनरली, जो मैंने नेशनल करेक्टर की शुरू से बात करूं, हमारा जो सोचना है वो बहुत सेल्फिश है। जनरली हम अपने बारे में सोचते हैं और जब परेशानी आती है तब दूसरों के बारे में सोचने लगता है, फिर सारा माहौल एक परिवार की तरह हो जाता है। तो वो पहले क्यों नहीं हो सकता? वो रेडीनेस की, मैं उस रेडीनेस की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, एब्सोल्युटली सर, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर तो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है। आई मीन साइबर अटैक्स हो गए, जैसे हमने रिसेंटली बोला, ट्रेड वॉर्स हो गए। सो आपको क्या लग रहा है सर, ये कहाँ पे हो रहा है, कहाँ जाने वाला है? सो बेसिकली जस्ट टू ऐड दिस टू क्वेश्चन, कि हमने देखा हुआ है सर, अभी वो वाली जंग नहीं होती, बॉर्डर वाली, बहुत सारी होती होगी बहुत सारी जगह पे थोड़ी बहुत, बट दैट हैज रिड्यूस टू अनदर एक्सटेंट। नाउ दैट वी सी इज ऑल दोस बिग अटैक्स, साइबर अटैक्स हो गए सर, ठीक है, ये ट्रेड वॉर जो चल रहे अभी के वो सारी हो गए। तो ये कहाँ पे हेड कर रहा है सर? व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले समय में क्या सारी चीजें आ सकती है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है? जो भी नेक्स्ट वर्ल्ड लेवल का वॉर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, इज गोइंग टू बी अ इकोनॉमिकल वॉर। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज़ व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रेड वॉर्स एट अ स्मॉलर लेवल, like what America is doing. This is also a sign of war. Thus, every country stand up against America if tomorrow. So obviously, America has to go down, but America is a strong country which will not like to. But that is how it will start. It will start with the trade war, then and then other economical things. So it is going to be economical war, followed by the cyber attacks. So initially, when you will be physically, I'm not saying the physical war will go out of hand. But physical war will also be fought. But economically and cyber, these are the two very, very paramount things. And that is why it is said in today's world, you have to be economically strong. Why Russia is struggling? Russia economy is not good. If Russia economy would have been good, Russia के तेवर अलग होते. लेकिन the problem is, the first thing you should have money. Why China के तेवर हमेशा उखड़े रहते हैं? क्यों नहीं अमेरिका से झुकता वो? Economy is very strong. बहुत पैसा है, GDP बहुत अच्छी है. सेम इज विद इंडिया नाउ, इसलिए हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है। दूसरा, साइबर अटैक्स, ये तो टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, नॉट ओनली एज ए डिफेंसिव मींस बट एज ए ऑफेंसिव टूल। एंड साइबर के साथ साथ आपको स्पेस
कैपेबिलिटी भी चाहिए। हम स्पेस में तो खैर बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, बट प्रॉब्ली साइबर में भी हमारा एक अलग से साइबर टीम है, साइबर कमांड है, मतलब वो सब चल रहा है, हम फौज में भी प्रोसेस है, बट हमें उसको एज ए ऑफेंसिव टूल ज्यादा यूज करना पड़ेगा जो चाइना और अमेरिका करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो मिलिट्रीली जो वॉर होंगे वो डेफिनेटली होंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर होंगे। ये रशिया यूक्रेन एक छोटा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लीक से हटके, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल वॉर होगा। ये कोई भी आज की डेट में कोई भी वॉर लोकल नहीं रहता, उसके साथ में 4 कंट्री उधर 10 कंट्री उधर खड़े हो जाते हैं और कोई ना कोई नेगोशिएशन टेबल पे आएगा। इंडिया एज ऑन डेट इज प्लेइंग दैट कार्ड वेरी वेल कि जब हर कहीं भी होता है तो इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन स्पीक टू यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड उधर ईरान ऑल्सो, इजराइल ऑल्सो। सो but that times will change. India also have to align with someone that create his own group, and India has already created a south group of with 28 odd smaller countries which sees India as a leader. But this is the future for future war, cyber and the economic war, economical war, where जब हर इंसान की जेब पे जब वो पड़ता है ना, तब कंट्री का मोरल डाउन होता है, और जब जेब में से पैसा जाता है तो फिर वो कंट्री लड़ने लायक इसलिए नहीं रहता क्योंकि मोरल डाउन है। और फौज भी तब तक ही लड़ सकती है जब तक उस देश का मोरल अप रहता है, और देश का मोरल कुछ नहीं होता, वहां उसके इंसानों का, नागरिकों का मोरल होता है। Absolutely, sir. And I think, with AI nowadays, sir, artificial intelligence that we've seen, sir, making major shifts out there in the world, sir. And, हम लोग ये भी सारी चीज आजकल देख रहे हैं कि फ्यूचर में, I mean, the robots that have come in, sir. And do you really think कि robots battlefield को take over करेंगे, या ऐसी तरीके की जो टेक्नोलॉजी है that we are seeing, वो हमें टेक ओवर कर देगी अगेंस्ट ऑल द मिलिट्री पर्सोनेल जो हो गए, या जो सारी टेक्नोलॉजी चल रही है वो सारी चीजों में? So if you frankly ask me, AI, robots, and solar, drones, all these are the future. These are the future industries. There is no two ways about it. Next 30-35 years, these are going to rule. Second question, I would say, will they replace the human, AI and the robots? No. Especially so in battlefield, not possible. Third, what will they do? They will substantiate. They will become a force multiplier. I give you one example how. Like एक AWACS होता है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो पहले जब ग्राउंड पे रडार्स होते थे तो वो लो लेवल एयरक्राफ्ट जो उड़ते थे उनको पिकअप नहीं कर पाते, तो AWACS का जन्म हुआ कि एयर में रडार आ गया। एयर में रडार होगा तो रनवे से टेक ऑफ करते ही उसको पिकअप कर लेता है। फिर लोगों को लगा कि नहीं, ग्राउंड बेस्ड रडार की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन हर चीज के अपने डिसएडवांटेज होते हैं। एयर में क्या है, वो उड़ रहा है तो वनरेबल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल से फायर कर सकते हैं। अगर आपका रडार ध्वस्त हो गया तो फिर क्या करोगे, और उसका कितना कॉस्टली है, क्या आप उसको सहन कर पाओगे? तो इट इज ऑलवेज द रिक्वायरमेंट वर्सेस द कॉस्ट। कोई भी वॉर या कोई भी चीज बिना कॉस्ट के नहीं हो सकती। नाउ हाउ वर्ल्ड इज चेंजिंग टू व्हाट AI एंड रोबोट्स। पीपल आस्क मी वन क्वेश्चन, अब तो फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत ही नहीं है। रिसेंट वॉर में हमने देख लिया ड्रोन से ही सारा काम हो रहा था। पाकिस्तान ने भी सिर्फ ड्रोन ही भेजे थे, क्योंकि एक तो ये हाफ नॉलेज है, दूसरा हाँ भेजे थे। अब तो लड़ाई जो काम फाइटर एयरक्राफ्ट कर सकता है वो ड्रोन कर सकता है। द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता है तो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज का भी इवोल्यूशन होता है। नई नई टेक्निक्स आती है और हर वॉर के बाद कुछ लेसन सीखे जाते हैं। तो नहीं, अब ये पाकिस्तान ने क्यों किया? टर्की ने उसको ड्रोन भेजे। टर्की ने अजरबैजान अर्मीनिया वॉर में अजरबैजान को ऐसे ही ड्रोन दिए थे, उसने अर्मीनिया के डिफेंस को तबाह कर दिया। तो टर्की को लगा, पाकिस्तान को सलाह दी, चलो तुम भी यही कर लो यार, क्या जरूरत है फाइटर एयरक्राफ्ट से, ड्रोन से अटैक करते हैं। लेकिन ड्रोन जो है वो काम तो नहीं कर सकता जो फाइटर एयरक्राफ्ट कर रहा है, बट एक नया पैराडाइम शिफ्ट है और नए नए काम कर सकता है, एक्यूरेट कर सकता है, बिना ह्यूमन टच के कर सकता है। इसलिए मैंने बोला कॉस्ट वर्सेस कैपेबिलिटी। तो ड्रोन की कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन इम्पैक्ट भी अच्छा होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट को आप रोज उड़ाओगे और हर काम के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजोगे, तो अगर उसमें जो पायलट मर गया या पकड़ा जाएगा, आप फाइटर एयरक्राफ्ट तो खरीद लोगे अगले 10 दिनों में किसी भी कंट्री से जो देने को तैयार होगा। रशिया दे देगा Su-30 आपको। क्या वो 10 साल के एक्सपीरियंस का पायलट आप ला पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे? उसकी कॉस्ट क्या है? तो इसलिए ये जो रोबोट्स AI, जैसे अभी एक इंडिया ने बहुत अच्छी गन टेस्ट करी है जिसमें
चाइना बॉर्डर पर उसको लगाने का प्लान है, जिसमें मैं ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दूंगा, बट जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। कंप्यूटर है, एक पर्टिकुलर जोन में उसको फ्री हैंड दे दिया गया है, वो जो अगर उसमें कोई मूव करता है और उसका वेट और उसका साइज, शेप एंड वो सब देख के वो ऑटोमेटिकली फायर कर सकती है। तो ये सब चीजें होंगी, क्योंकि आप सोचिए डिफिकल्ट टेरेन पे जरूरत नहीं है। क्यों चाहे पूरे चाइना बॉर्डर और जेएंड के बॉर्डर पे जहां -20 से -40 रहता है, तो वहां सब पे ये इवोल्यूशन जरूरी है। क्यों ह्यूमन को खराब करना है? क्योंकि ह्यूमन की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, रोबोट को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सब्सटेंटेट करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा, सहायता करेगा, साथ देगा, बट ह्यूमन विल ऑलवेज रिमेन। कोई अगर ये सवाल करे आपसे कि क्या मैन पावर को कम कर देना चाहिए, हमने 50 रोबोट लगा दिए, नहीं हो पाएगा। Absolutely. Absolutely, sir. Great. So I think with AI ये चीज मुझे भी समझ में आती है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, आई थिंक वो पावर मल्टीप्लायर होगा, ना कि वो किसी चीज को रिप्लेस कर दे। हाँ, वो एफिशिएंसी बढ़ा सकता है किसी भी चीज की, बट आई थिंक वो काम शायद नहीं कर पाएगा जो एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू जो डिफेंस करना है, या जहाँ पे ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड। Nobody can beat human mind. Human has created this, so nobody can beat human mind. Exactly. And it still works with the number of millions and trillions of data points that the human has created behind it, or the interactions that we've seen. So that is what, in fact, in investments and in finance also, sir, many people reach out to us saying that के आपके काम को human replace कर सकता है क्या, या ये सारी चीज कर सकता है। In fact, my answer to them is very simple that I see कि AI मुझे data provide कर सकता है। I think for me as an investment advisor or a planner, मेरे लिए वो चीज आसान हो जाती है कि मुझे इमोशनल लेवल पे एंड एक पर्टिकुलर गोल प्लानिंग के लेवल पे हाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ डिसीजन। वो चीज शायद एआई नहीं कर सकता। मैं आपकी बात को एक एग्जाम्पल से बहुत बड़ा करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जो जनरली फाइटर कंट्रोलर जिनका मैंने बोला था वो उसको मैन करते हैं। Correct. अब आप एक चीज मान के देखिए कि 100 टारगेट मेरी तरफ आ रहे हैं और मेरे पास 100 वेपन्स हैं, तो ह्यूमनली इज इट इम्पॉसिबल फॉर समबडी टू थिंक विच वेपन टू एंगेज व्हाट। तो हमारा जो सिस्टम है वो एआई बेस्ड ही है। वो सिस्टम क्या करता है, उसके अंदर सारे पैरामीटर सारे वेपन्स के भरे हुए। वेपन क्या है? शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, मिड रेंज मिसाइल्स हैं, गन्स भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी हैं। देयर सो मेनी वेपन्स विद यू। सपोज वहां ऑप्स रूम में जो बंदा बैठा हुआ है, अब वो कैसे डिसाइड करे कि कौन सा वेपन किस टारगेट को न्यूट्रलाइज करेगा? क्योंकि एक टारगेट भी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इधर आपका फाइटर भी 1000 किलोमीटर चलता है, मिसाइल तो आपकी 10,000 किलोमीटर से चलती है। तो ये सब डेटा जब कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है तो कंप्यूटर आपको बोलता है ट्रैक नंबर 1 2 3 4 इज टू बी इंगेज्ड बाई आदमपुर S-400। तो दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो इट ऑलवेज हेल्प्स, बट क्योंकि इमोशन नहीं है उसमें, क्योंकि ह्यूमन कैन ओवर रूल दैट। एकदम सडनली कुछ और रिक्वायरमेंट आ गया कि नहीं इसको नहीं करना है उसको करना है, कोई आपका फाइटर एयरक्राफ्ट भी वहां पे उड़ रहा है कि नहीं हम मिसाइल फायर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फाइटर भी है, तो ये सब फैक्टर्स भी आते हैं। तो ये लोकल जो आपका सिविल वर्ल्ड है उसमें भी यही सब फैक्टर्स हैं। दैट्स व्हाट आई सेड, यू कांट थिंक ऑफ बीटिंग ह्यूमन माइंड एंड रिप्लेसिंग दैट। करेक्ट, absolutely. It's great understanding this with an example how it actually works at the back end. So I think I've covered all my questions from my end, sir. I would request our viewers if they have any particular question. So one question that I see, sir, is by Mihir is asking, what is the toughest thing about army life? The best thing about army life is to forget your family and just care about the nation. Exactly. That's I think बहुत कम ऐसे लोग हैं सर जो एक्चुअली ये चीज इनग्रेव कर पाते हैं अपने आप में कि पहली चीज तो मुझे अपने आप को छोड़ के किसी और की चीज में फोकस करना है। सर्विस बिफोर सेल्फ बोलते हैं इसको, सर्विस बिफोर सेल्फ। सेल्फ रिक्वायरमेंट डजंट मैटर, फैमिली सफर्स। Great, sir. Understood. There's one more question. Sir, according to you, हम कितने ready हैं, for wars, for any kind of upcoming wars?
सी इसमें रेडीनेस की बात नहीं, रेडी तो हम हमेशा रहते हैं। रेडीनेस तो 100% रेडीनेस, इमीडिएट वॉर के लिए भी रेडी है, हम अभी भी 1 घंटे के अंदर वॉर का जवाब दे सकते हैं, तो रेडीनेस तो हमेशा रहती है। बट ये है कि हम हमारे पास क्या क्या है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, तो उसमें अभी टाइम लगता है। बट इट इज द फौज को ये सिखाया जाता है तुम्हारे हाथ में डंडा भी है तो डंडे से लड़ो, तो वट एवर वी हैव वी विल फाइट विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम किसी वॉर में हारने का सोचते यूं नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में और कोई कंट्री नहीं है जो अपनी धरती को माँ बोलता है। ये हमारी भारत माता है, इसकी छाती पे अगर कोई कदम रखता है ना, तो वो वैसी ही फीलिंग आती है कि मेरी माँ के साथ अत्याचार हो गया। और सोचो फिर इंसान क्या करेगा। तो हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी है, हमारे देश का खून और हमारा देश की धरती भी यही है, तो इसलिए हमें हराने की कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो जो जज्बा होता है ना इंसानी, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लोग मारने के लिए धर्म के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे आ सकते हैं, लेकिन अब तो अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं, और हम मरने के लिए नहीं जाते, हम सिर्फ मारने के लिए जाते हैं। तो ये दो डिफरेंस है बाकी वर्ल्ड की फोर्सेस में और हम में। Absolutely, and that actually shows the readiness that कि हम अपनी माँ के लिए कोई भी चीज कर सकते हैं, हम जान भी दे सकते हैं. That's a great learning from you, sir. I think that's it for now. We've got these 2 questions, and sir हमें आपसे बहुत सारे insights पता चली with respect to defense also and with respect to personal life also, that we can probably take it, execute and implement in our financial lives also. Just to conclude, one thing that I felt really well is the decision making part, sir. Yes. In civil life, after I took early retirement, when I'm seeing it, I'm seeing that nobody takes the decision. People keep jumping chairs and chairs and chairs. He will tell. Nobody takes the decision. Please take the decision in life, whatever be the consequences are. Because consequences you will only see till when you take the decision. So make your decision making powerful, and it should not be on ad hoc basis, but based on your logic and the good study and the knowledge. So that I want to tell all viewers. And somebody who takes the decision can never fail. He can fail few times, but he will definitely be noticed and he will succeed in life, definitely. Absolutely, sir. Absolutely. वो एक स्टेप ही बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है that I've seen, sir, also in बहुत सारे केसेस, चाहे वो किसी ने फ्लाइट बनाई हो, जो सबसे पहली फ्लाइट जो उड़ी थी, सर, वैसे तो बुक्स में राइट ब्रदर्स का नाम है, सो उनका एग्जांपल ले लूंगा. आई मीन दे वुड हैव टेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फर्स्ट इनिशियली, राइट, बट पहली चीज उन्होंने डिसीजन लिया, टेस्ट किया, एंड देन दे फेल्ड. नाउ एवरीवन इन द वर्ल्ड अंडरस्टूड कि कौन से ऐसे 100 तरीके जिससे फ्लाइट नहीं बन पाएगी या उड़ नहीं पाएगी, right? So this is one of the great lessons, sir, that we've understood. We'll try to execute it, make it better in a calculative manner. That's what we say, that कि हमेशा calculative risk ही लेना चाहिए. That would be always better. So I think with this we conclude, and I'd like to thank you, sir, for spending this much amount of time with us. Understanding, all the questions, answering them really well, sir. Thank you very much in a special way, sir. We would like to be in touch with you every time, and I'm sure the viewers would have loved you after listening to all your answers. Thank you very much, sir. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you. Bye.